भारत देश जहां जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, उस देश में आज किसान जो हैं वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। और आपको हम बता दें तो भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है। जनवरी 2023 से अब तक की अगर हम आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर के 65 देश हैं जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनमें से भारत एक है। भारत देश में 150 करोड़ की आबादी है और लगभग 50% आबादी जो है वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हुआ करती है। अब आप देखेंगे किसान जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं वो दिल्ली की तरफ में रुख कर रहे हैं और दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है वो नारा दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की लीगल गारंटी की डिमांड भी कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा साल 2020 में फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट जो 3 नए कानून लाए गए थे किसान से जुड़े हुए गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली बॉर्डर्स पर, और जिसकी बाद में आप देखेंगे 2021 में उसको विथड्रॉ कर लिया जाता है। वो कानून क्या क्या है तो बहुत संक्षेप में अगर हम समझे तो पहला जो था वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जहां पर बेसिकली किसानों को यह छूट दी गई थी कि कहीं ना कहीं वो एक राज्य के बाहर भी, मतलब अगर वो केरल में है तो केरल के अलावा भी कहीं ना कहीं वो अपने सामान को बेच सकते हैं। इससे नुकसान ये था कि राज्य के पास कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू मिलता था उसमें कमी आ सकती थी। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो दूसरा जो कानून था वो था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जिसके तहत बेसिकली किसान जो है वो पहले से, मान लीजिए कि भाई एक किसान जो है वो आलू उगाता है तो आलू उगाने से पहले वो पेप्सिको जो चिप्स बनाती है उसके साथ एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है कि आलू हम इस दर पर बेचेंगे, यानी कि भविष्य में ही कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर के कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये पहले से तय हो जाता था। और अंतिम जो हुआ करता था वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जहां पर आप बेसिकली देखेंगे तो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि अनियंस, पोटैटोस, सीरियल्स, पल्सेस, तो इन सब पर सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं इनको एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से बाहर निकाला जाए ताकि होर्डिंग जो किया जाता है जिसकी वजह से इनके दाम बढ़ जाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बाद में इन तीनों ही लॉ को बाहर कर दिया गया। तो भारत देश 1947 में आजाद होता है और आपको पता है कि उसके बाद में पार्टीशन होता है तो अलग कम्युनल वायलेंस होता है और साथ ही साथ में पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन जो है वो अलग समस्या होती है। और इन सबको एड्रेस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं और वो 5 ईयर प्लान को प्रमोट करते हैं। तो जो पहला 5 ईयर प्लान होता है उसको हम हैरोल्ड डॉमर मॉडल भी कहते हैं। वहां सबसे पहला जो फोकस होता है वो एग्रीकल्चर पे होता है और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया जाता है सतलुज रिवर पे पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो आगे चल करके लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और जय जवान जय किसान का नारा भी लेकर के आते हैं। और इंदिरा गांधी जी जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाती हैं एमएस स्वामीनाथन के हेल्प से, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और जिसकी वजह से आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज किसानों की हाल जो है वो काफी अच्छी है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो उन एरियाज में व्हीट और राइस जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है, जिसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर राशन जो मतलब मिलता है वहां पर किया जा रहा है इन क्रॉप्स को। तो भारत देश जहां पर 150 करोड़ की आबादी है और 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर। तो कहीं ना कहीं अगर ये आबादी जो है वो चुनाव के 2 महीने पहले प्रोटेस्ट पर उतर जाती है तो 2024 का लोकसभा भी चुनाव है और इसी के साथ साथ में कितना बड़ा ये गैम्बल होगा ये भी हम देखेंगे। और साथ साथ में किसानों की मांगे क्या है, क्या सरकार उसको फुलफिल कर पाएंगी और अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इन सबको हम काफी इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, काफी ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए हमारे जो किसान हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी बात हम करते हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो डिमांड है वो है गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है दरअसल इसका मतलब ही यही होता है कि जब एक किसान जो है वो मान लीजिए कि भाई खरीफ सीजन आने वाला है जिसमें राइस जो है वो एक एग्जांपल है, तो किसान जो है वो मान लीजिए कि राइस उसकी फसल जो है वो तैयार हो गई और जब वो मार्केट में बेचने जा रहा है तो मार्केट प्राइस जो है वो मान लीजिए 30 रुपए है पर केजी के हिसाब से। अब एमएसपी क्या कर रहा है कि अब यहां पर तो 30 रुपए तय कर दिए गए हैं जिसपे उसका जो फैमिली लेबर है, घर वाले जो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लेबर है, मान लीजिए जो
जो कटाई है, बुनाई है, इस तरीके से जो चीजें आती हैं वो आप देखेंगे तो धीरे धीरे उन सबको इंक्लूड करके, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिस तरीके से ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर्स हो, इन सब का जो इस्तेमाल किया गया है, इरिगेशन हो, तो इन सबको जोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं हो सकता है किसान को लॉस हो, और इसीलिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब एमएसपी में क्या है कि इन सबको जोड़ने के बाद में प्लस 50% जो है वो भी सरकार अपने से ऐड कर रही है, यानी कि अब 30 रुपए में आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करिए 1.5 से, जो कि आपको फिगर लेकर के आएगा 45, यानी कि अब मार्केट प्राइस तो 30 रुपए था, लेकिन सरकार जो है वो 45 रुपए दे रही है। तो आप ही बताएं कोई किसान मार्केट में क्यों सेल करेगा? हर किसान चाहेगा कि एमएसपी के दर पर ही बेचा जाए, लेकिन क्या ये संभव है? और इसलिए आप देखेंगे तो पैन इंडिया में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पा रही हैं। और शांता कुमार कमेटी के हिसाब से आप देखेंगे तो महज 6 to 7% फार्मर्स है जिनको एमएसपी का बेनिफिट मिल रहा है। रेस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है 93-94%, जो बहुत बड़ा चंक है, उनको ये नहीं मिल पा रहा है। इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट जो है वो एफसीआई का भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि वो बड़े जो फार्मर्स हैं उनसे प्रोक्योर कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम एमएसपी को देखें तो बेसिकली एमएसपी जो है वो कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस जो है वो रेकमेंड करता है, और इसी के साथ साथ में जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको खुद भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हेड करते हैं। एमएसपी के तहत आप देखेंगे तो 23 क्रॉप्स जो है वो मैंडेटेड है कि कवर होने चाहिए, लेकिन इसका लूपहोल ही यही है कि सिर्फ राइस और व्हीट तक सीमित है, इसलिए जो फार्मर्स पंजाब और हरियाणा के हैं उनको बेनिफिट होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया को नहीं होता है, जिसकी वजह से फार्मर इनकम में भी डिस्पैरिटी होती है। और आप देखेंगे महाराष्ट्र के तरफ के जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर डिस्ट्रेस भी है, तो वहां राइस और व्हीट उगा पाना मुश्किल है, और बाकी जो मिलेट्स जैसे क्रॉप है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। यहां तक कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम है, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, उसमें भी सिर्फ राइस और व्हीट की ही बात करी गई है। तो यहां पर सरकार एक काम यह कर सकता है कि वो मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। अगला जो डिमांड है किसानों का वो है कि भारत जो है वो विड्रॉ कर जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और इसी के साथ साथ में जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं भारत कैंसिल कर दे। अब डब्ल्यूटीओ जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को सब्सिडी देने से रोकता है, ठीक है, ये तो एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन आप अगर मान लो कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाओगे, आप एक कहीं ना कहीं डेवलपिंग हो, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपका ओवरऑल एक स्टेटस बढ़ता जा रहा है, हम यूएन में परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल करके रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हम दोनों जो है वो, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि दोनों देश के बीच में जब व्यापार होगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पे जो ड्यूटी लगाए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो बहुत कम या ना के बराबर होंगे, और जब व्यापार होता है तो दोनों देश के रिश्ते बहुत आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में उनका यह भी डिमांड है कि अगर किसी किसान की जमीन को लिया जा रहा है तो कंपेंसेशन 4 गुना तक बढ़ाया जाए, और जो मनरेगा वेजेस है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनमोहन सिंह जी के समय में लाया गया था, तो वो 100 दिन तक का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया करता है ग्रामीण वर्कर्स के लिए जो अनस्किल्ड हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि उसको 200 दिन किया जाए और उनकी जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए 700 रुपए पर डे। और साथ ही साथ किसान ये भी कह रहे हैं कि पेंशन भी मिलना चाहिए उनको ओल्ड एज के नाम पे 10,000 से अधिक का, और ये कहीं ना कहीं जो भी डिमांड्स है वो एक आप देखेंगे प्रेशर दे रहे हैं सरकार के ऊपर। अब सरकार का जो बजट होता है उसमें आप देखोगे रेवेन्यू और कैपिटल 2 होता है। कैपिटल मतलब कि लॉन्ग टर्म के बारे में, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, इन सब के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर रेवेन्यू हो, सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ऑप्टिमम नहीं माना जाता है। सरकार जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा रही है, लोगों को स्किल्स सिखा रही है। और आपको पता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर्स हैं, तो हम अपना डिफेंस बजट भी कम नहीं कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को भी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वो तभी प्रमोट हो सकता है जब हमारे यहाँ इन चीजों का, मूलभूत सुविधाओं का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की मांगों को नहीं सुनना है या फिर सरकार के पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो होंगे ही नहीं। देखिए, किसान जो है वो हमारे देश के बैकबोन है, बगैर उनके जो है वो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद में वो चीजों को प्राप्त करते हैं और हम तक खाना पहुंचता है, तो हमको भी उसका सम्मान करना चाहिए, और हमारे जो प्लेट में वेस्ट होता है वो चीजें ना हो, इस बात का एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट को हैंडल किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो है वो सरकार इंप्लीमेंट
कर सकती है नेशनल प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। आप देखेंगे नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को हटा करके आया और इकोनॉमिक सर्वे यही रेकमेंड करते हैं कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम होना चाहिए। अब ये क्या है, तो मान लीजिए कि भाई एक किसान जो है वो, जैसा कि हमने देखा कि जो गेहूं है मान लीजिए इस केस में वो 20 रुपए किलो जो है वो मार्केट में बिकने का तय हुआ है, लेकिन किसान जो है वो कहीं ना कहीं उस मार्केट तक नहीं लेकर के जा पाया और लोकल मार्केट में डिमांड जो है वो कम होने के वजह से, सप्लाई ज्यादा होने के वजह से गेहूं जो है वो 15 रुपए किलो बिका। अब मार्केट रेट सरकार के हिसाब से 20 रुपए था, किसान 15 रुपए में बेचा तो 5 रुपए का लॉस हुआ। इस 5 रुपए के लॉस को हम कह रहे हैं डेफिशिएंसी, और यहाँ पर सरकार जो है वो ऐसे स्कीम को प्रमोट कर सकता है जहां पर प्राइस डेफिशिएंसी को पेमेंट के फॉर्म में कर दिया जाएगा। अब ये 5 रुपए जो किसान को लॉस हुआ है ये सरकार पे कर देगी। तो इसी तहत कहीं ना कहीं एमएसपी को भी नहीं लाने की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो किसानों को भी लॉस नहीं सहना पड़ा, यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश जहां पर भावांतर भुगतान योजना और हरियाणा जहां पर भावांतर भरपाई योजना ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल हैं। इसी के साथ साथ में हम जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं बेसिकली आप देखेंगे तो उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं ताकि जो बढ़ता हुआ प्रोडक्शन है उसको काउंटर किया जा सके, कॉस्ट जो लागत उसकी बढ़ रही है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो प्रमोट किया जा सकता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसका प्राइम एग्जांपल केरल में आप देखेंगे 68,000 लैंडलेस वुमेन्स जो हैं वो कोऑपरेटिव और मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेट करके बेसिकली उन्होंने अपना इनकम जो है वो 5 गुना तक बढ़ाया है। इसी के साथ साथ में हम धीरे धीरे एक्सपेंशन कर सकते हैं बाकी क्रॉप्स का एमएसपी में, जिसमें हमने बताया कि मिलेट्स को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन जो है वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया और मिलेट्स जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स हैं और इसी के साथ साथ में उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, तो एलर्जी वगैरह जिसको होता है उसको भी नुकसान नहीं होगा। और भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं मिलेट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है, इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए हम मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हैं और इसके वजह से जो रेस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में हम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेटर कर सकते हैं, जैसे कि अमूल उसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। और हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हम कृषि तक सीमित नहीं रख सकते हैं, उनको अलग अलग हमें प्राइमरी सेक्टर पर भी फोकस करना होगा, जहां पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम डेयरी को प्रमोट कर सकते हैं कि कैटल भी कहीं ना कहीं वो रखें ताकि दूध वगैरह जो हो उससे आगे चल करके पनीर, घी और बटर ये सारी चीजों को प्रमोट किया जा सके, टमाटर से केचप बनाया जा सके और बाकी चीजें जो है वो प्रमोट किया जा सके, क्योंकि इससे किसानों की आय जो है वो दुगनी होगी। जो अशोक दलवाई कमेटी ने भी 2022 में यही बताया था कि तब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो अलग अलग तरीके से किसानों को भी प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो सरकार के स्कीम्स तो चले आ रहे हैं, फिर चाहे वो पीएम किसान योजना हो जहां पर 6,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जा रहा है सभी किसानों को, फिर चाहे वो फसल बीमा योजना हो जहां पर प्री और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर किया जा रहा है, और फिर चाहे आप देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन है जो कहीं ना कहीं सस्ते दर पर लोन की बात तो कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के चीजों तो है, उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से करना है, लूप होल्स को एड्रेस करना है और चीजों को डाइवर्सिफाई करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ई नाम को प्रमोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करके किसानों को, और साथ ही साथ में उनको स्किल्स सिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो और वैल्यू ऐड कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ में कहीं ना कहीं वो सेरिकल्चर, विटिकल्चर इन सबको प्रमोट कर सकते हैं। हनी जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो इस तरीके से हमें किसानों को भी अपडेट करना होगा, एक अवेयरनेस लाना होगा और एजुकेशन जो है वो यहाँ पर भी की होता है, क्योंकि आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सॉइल जो है वो एरिड होता जा रहा है और जल स्तर जो है पंजाब हरियाणा में वो बहुत नीचे होता जा रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख करके बात करना होगा। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो, आपको भी काफी कुछ जानने को मिला होगा और स्टिल आपके हिसाब से कोई सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं कि भाई किसानों की मांग को लेकर के क्या मतलब चीजें आपको लगता है कि नहीं वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, और सरकार को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं हम इन चीजों को और अच्छे लेवल पर लेकर के चलेंगे ताकि हम अपने देश के विकास में इन चीजों को साथ लेकर के चल सके और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम वो ड्यूटी निभा सके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को पूरा देखा करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और शेयर भी किया करिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप कहीं ना कहीं अपना प्यार बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।